हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीयूटी इंडिया पावर्ड बाय लेट्स स्टडी इंडिया में। हम लोग पढ़ रहे थे यूपी बोर्ड और सीयूटी एग्जाम के लिए अपना पहला टॉपिक, जिसमें क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था विलयन। और विलयन में बात की थी हम लोगों ने सांद्रता पद की। कितनी तरीके के सांद्रताएं होती हैं सबको हम लोगों ने देखा था, उसके फॉर्मूले की बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे विलयन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें हमारा हेनरी लॉ भी पढ़ना है। और उस चीज को हमें समझने के लिए समझना पड़ेगा पहले विलेयता क्या होती है। तो आज हम लोग विलेयता की बात करेंगे। द्रव और द्रव की विलेयता देखेंगे, द्रव और ठोस की देखेंगे, द्रव और गैस की विलेयता देखेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो अगर मैं बात करूं विलेयता की, तो अगर मैं कोई एग्जाम्पल लूं, जैसे मैंने कोई, ठीक है, एक अमाउंट में वाटर ले लिया, पानी ले लिया। जैसे यहाँ पे डिफिनीशन में दिया है कि 100 ग्राम विलायक है, ठीक है, विलायक मान लेते हैं हम लोग, 100 ग्राम ले लिए। उसमें अगर मैंने थोड़ा सा डाला कोई साल्ट, ठीक, उसको ऐड कर दिया और वो घुल गए, आसानी से विलय हो गए। ठीक है, घुलना मतलब विलय हो जाना। अगर मैं साल्ट की मात्रा को बढ़ाते जाऊं बारी बारी से, एक ऐसा समय आएगा जब हमारा जो साल्ट होगा, जो भी साल्ट है, वो अब पानी में घुलना क्या कर दिया, बंद कर दिया। यानी वो 100 ग्राम जो मैंने पानी लिया था, विलायक लिया था, उसमें घुलना बंद कर गया। ठीक, अब उससे ज्यादा अगर घुल रहे हैं तो वो नीचे बैठना स्टार्ट कर रहा है। यानी हमारा जो विलयन है वो क्या हो गया, संतृप्त हो गया। संतृप्त का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हमें खाना दिया जाए और हमारा पूरा पेट भर गया, अब उसके बाद हम लोग और कोई भी थोड़ा सा भी नहीं खा सकते। यानी हम लोग कहाँ पहुंच गए, संतृप्तता पे पहुंच गए। यानी हम लोग क्या हो गए, एकदम सेचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच गए। तो वैसे भी किसी भी विलायक का भी अपना एक, ठीक है, सेचुरेटेड पॉइंट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन वो बन गया। यानी अब वो और अधिक अपने अंदर विलय को घोल नहीं सकता। तो उस कंडीशन में बात आती है हमारी विलेयता की। तो विलेयता क्या होती है, अगर मैं किसी द्रव के अंदर या किसी विलायक के अंदर, ठीक है, विलय की उतनी मात्रा डालूं जितनी मात्रा को अपने अंदर क्या कर सके, घोल दे और संतृप्त विलयन बना ले। ये चीज हम लोग कहां चेक करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे। यानी हमारा जो ताप और दाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि ये जो विलय है, इस विलायक के अंदर क्या है, विलय है, यानी इसकी इसमें विलेयता है। ठीक, तो यहां पे आइए देख लेते हैं हम लोग इसके डिफिनीशन को। दिया है किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली ठोस पदार्थ या विलय की वह मात्रा, ठीक, जिसके बाद विलयन संतृप्त हो जाए, ठीक है, उसी ताप पर उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विलेयता बोलते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ और चीजों की। देखिए यहां पे दिया गया है विलेयता किस किस चीज पर निर्भर करती है। तो ये निर्भर करेगा, पहला, विलय और विलायक की प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब हमारा विलय कैसा है। जैसे मैंने अगर पानी में नमक डाल दिया, कॉमन सॉल्ट यानी NaCl डाल दिया पानी के अंदर, तो यहां पे विलेयता क्या होगी, हो जाएगी। पानी में नमक तो आसानी से घुलता है। क्यों घुलता है, तो वो उसके प्रकृति पर डिपेंड करता है। प्रकृति क्या है कि हमारे पास जो पानी है, यानी जो जल है, H2O है, वो कैसा है, वो होता है हमारा ध्रुवी प्रकृति का। ध्रुवी का मतलब होता है जो प्लस और माइनस में ब्रेक हो जाए। जैसे H2O को अगर मैं देखूंगा तो इसमें क्या होगा, H प्लस और OH माइनस के आयन होंगे। अगर मैं नमक लूं NaCl, तो NaCl के पास भी क्या है, Na प्लस Cl माइनस के आयन है। तो ये भी ध्रुवी और ये भी ध्रुवी, इसीलिए दोनों क्या हो रहे हैं, घुल रहे हैं, यानी दोनों की प्रकृति सेम है। ठीक, अगर मैं यहां पे ले लूं बेंजीन, मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया बेंजीन, और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। और इसमें मैं घोल रहा हूं कार्बन, मैं क्या घोल रहा हूं, कार्बन टेट्रा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो बेंजीन में मैंने क्या घोला, कार्बन टेट्रा क्लोराइड घोला। फॉर्मूला क्या है, CCl4। तो ये दोनों आपस में घुल जाएंगे। क्यों घुलेंगे, क्योंकि ये भी अध्रुवी मॉलिक्यूल है और ये भी क्या है, अध्रुवीय मॉलिक्यूल है, यानी अध्रुवीय अणु दोनों के दोनों है। यानी ये भी प्लस माइनस में नहीं टूट रहा है, ये प्लस माइनस टूट रहा है, आपस में घुल जाएगा। ये प्लस माइनस में टूट रहा है, ये इसमें टूट रहा है प्लस माइनस में, ये आपस में घुलेगा। कहने का मतलब जो जैसा होगा वैसे में घुलेगा। इसे हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक। यानी हम लोग हिंदी में क्या समझेंगे, जैसी प्रकृति विलय की होगी, अगर वो ध्रुवी विलय है तो वो ध्रुवी विलायक में घुलेगा। ठीक है, अध्रुवी विलय है तो अध्रुवी विलायक में घुलेगा। तो जैसा होगा वैसे में घुलेगा। तो पहला कंडीशन ये याद रखना है हमें। ठीक, दूसरी
चीज डिपेंड करता है ये ताप पे। ताप का मतलब क्या है, अगर मैंने विलेय और विलायक को मिलाया और जो विलयन बना उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है, बढ़ गया। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे मैंने क्या लिया, मैंने लिया कोई विलेय, ठीक, उसमें उसको मैंने डाल दिया किसी विलायक के अंदर, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। तुम्हारा मान लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कोई विलयन बन गया, और साथ में ही क्या होता है, हीट निकलता है, उष्मा निकलती है। तो जो हीट निकलेगा इसमें, तो ऐसे अभिक्रिया क्या बोलते हैं, ऐसी अभिक्रिया को या ऐसे विलयन को हम लोग बोलते हैं, ये हमारा, ठीक है, कैसा है, उष्मा छेपी है। ये कैसा है हमारा, उष्मा छेपी, ठीक। उष्मा छेपी का मतलब क्या होता है, जो हीट को निकाले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, ठीक। और कुछ विलयन ऐसे होते हैं, कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिसमें मैंने विलेय और विलायक को मिलाया, ठीक, विलेय और विलायक को मिलाया, और जो विलयन प्राप्त हुआ, वहां पे हीट नहीं निकल रहा है, बल्कि वो विलयन थोड़ा ठंडा हो गया। जैसे अगर मैं पानी में ग्लूकोज डाल दूं तो जो पानी और ग्लूकोज का मिश्रण होगा वो थोड़ा सा टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा पहले की तुलना में। तो यहाँ पे ये क्या किया, उष्मा जो भी थी उसको क्या किया, वो अपने अंदर ले लिया, यानी अवशोषित कर लिया। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसे क्या बोलते हैं, उष्मा शोषीय, ठीक, अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक। अब इतना तो हम लोगों ने समझ लिया। जैसे कि एग्जांपल मैं सिंपल सा लूं, ठीक, जैसे मैंने अपने हाथ पे, अब इसको चेक कैसे करेंगे कि उष्मा निकल रहा है कि नहीं। अगर मैं एक हाथ में पानी लूं थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा क्या करूं, सर्फ डाल दूं, तो देखेंगे कि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, यानी हमें हीट महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। यानी ये हीट को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, निकाल रहा है, यानी ये क्या है, उष्मा छेपी है। अगर मैं दूसरे हाथ में पानी लूं और उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज डाल दूं तो हमारा हाथ थोड़ा ठंडा ठंडा लगेगा, यानी ये क्या कर रहा है, उष्मा को क्या कर रहा है, अपने अंदर शोषित कर रहा है। ये क्या, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो दोनों कंडीशन हो सकता है विलयन के बाद, ठीक है, या तो वो हीट निकालेगा या तो हीट को वो, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा, ले लेगा। तो अगर ऐसे विलयन में मैं टेम्परेचर को चेंज कराऊं, टेम्परेचर चेंज कराने का मतलब मैंने इसके टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक, तो क्या होगा, ये तो उष्मा निकाल रहा है, उष्मा को, हीट को ये बाहर निकाल रहा है। तो अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो विलेयता है इसकी वो क्या होगी, घट जाएगी। तो ऐसे अभिक्रिया में टेम्परेचर बढ़ाने पर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसकी जो विलेयता है, विलेयता वो हमेशा घट जाती है। क्यों घट जाएगी, क्योंकि ये चाह रहा है हीट को निकालना, ये तो चाह रहा है हीट को निकालना, उष्मा को निकालना। अब इसको हम लोग और हीट देंगे तब तो ये क्या होगा, यहां से काम खराब होगा इसका, तो इसका जो विलयन बनना इजी नहीं हो पाएगा, यानी इसकी विलेयता घट जाती है। और दूसरा कंडीशन क्या है, इस वाले में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, इस वाले में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो इसको तो टेम्परेचर चाहिए ही, ये उष्मा को शोषित कर रहा है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसकी जो विलेयता है वो बढ़ जाती है। क्या होगी, विलेयता बढ़ जाती है। तो ये दो हमें कंडीशन याद रख के चलना है, यहां से क्वेश्चन राइज होता है, ठीक, यहां से क्वेश्चन राइज होगा, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। तीसरा टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट करिए। देखिए हमारा तीसरा टॉपिक क्या लिखा है, दाब पर। तो दाब पर हमारा डिपेंड करेगा, विलेयता डिपेंड करेगा दाब पे भी। अब हमारे पास देखिए विलयन कैसा कैसा बन सकता है। मैंने अगर विलयन बनाया तो पहले मैंने विलयन बनाया, ठीक, ठोस, ठीक है, और द्रव का, यानी ठोस हमारा क्या है, विलेय है, और द्रव क्या है, विलायक है, ठीक। फिर मैंने बनाया द्रव और द्रव का, द्रव और द्रव का, यानी दोनों के दोनों क्या है, विलेय विलायक लिक्विड है। फिर मैंने बनाया गैस और द्रव का, मैंने क्या बनाया, गैस और द्रव का, जिसमें तीनों कंडीशन में गैस क्या है हमारा, सॉरी, द्रव क्या है, विलायक है। तो अगर मैंने द्रव में ठोस मिलाया, मैंने क्या किया, द्रव में ठोस मिलाया,
और इसका मैं प्रेशर चेंज करूं, इस विलयन का अगर मैं प्रेशर चेंज करूं, दाब चेंज करूं, तो विलेयता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विलेयता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि किसी भी द्रव के अंदर मैं अगर ठोस मिलाऊं, मैं पानी में नमक डालूं या चीनी डालूं तो आसानी से घुल जाएगा। वहां पे दाब बढ़ाने घटाने का कोई काम ही नहीं है कि मैं दाब बढ़ा दूं ज्यादा चीनी घुल जाएगा या दाब कम को चीनी कम घुलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर ठोस और द्रव का विलयन है तो। ठीक, द्रव और द्रव का विलयन भी अगर है तो यहां भी प्रेशर बढ़ाइए चाहे घटाइए कोई मतलब नहीं है, तो यहां भी दाब बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो कंडीशन है तीसरा वाला, यहां पे प्रभाव पड़ता है। यानी ये क्या होगा? दाब से अफेक्ट होगा। यानी किसी द्रव के अंदर हमें गैस को घोलना है तो बिना दाब बढ़ाए ये घुल नहीं पाएगा। तो यही हमें पढ़ना है। ठीक है, गैस की विलेयता द्रव के अंदर ये निर्भर किस पे करती है? दाब पे। तो दाब का प्रभाव यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां पे काफी ज्यादा होगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अपना टॉपिक जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ठोस की द्रव में विलेयता हम लोगों ने देख लिया और द्रव की द्रव में विलेयता भी मैंने बात कर ली। तो क्या यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। गैस की द्रव में विलेयता ये हम लोग चेक करते हैं। ठीक, तो गैस को अगर मैं द्रव में डिसॉल्व कराऊं, गैस को अगर मैं द्रव में घोलूं, विलय कराऊं, तो दाब काफी ठीक है अच्छा रोल प्ले करता है। बिना दाब को बढ़ाए ये अभिक्रिया नहीं होगी, ये विलेयता नहीं होगी। ठीक, तो यहां पे क्या है? यहां पे अगर मैं एक लाइन लिखूं, क्या लिखूं? किसी द्रव की या किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होगी, ठीक है, यहां पे क्या लिखूंगा? गैस की द्रव में विलेयता। ठीक, ये समानुपाती होता है किसके? ये किसके समानुपाती होता है? ठीक है, आंशिक दाब के, गैस के आंशिक ठीक है दाब के। ठीक, जो दाब कहां पे लग रहा है? जो दाब हमारा कहां लग रहा है? द्रव के सतह पर। ठीक है, ये जो दाब है ये कहां लग रहा है? द्रव के सतह पर। ये जो दाब है वो कहां लग रहा है? द्रव सतह पर। आइए हम लोग डायग्राम ड्रा करते हैं, फिर समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किसी गैस को एक द्रव में घोला, जैसे मैंने पानी में, ठीक है, हमारे पास क्या है? लिक्विड है, पानी है, इसमें मैं गैस को घोलूं। जैसे मैंने यहाँ पे एक गैस घोल दिया, ऑक्सीजन गैस। ठीक, फिर मैंने एक गैस घोल दिया हीलियम, फिर मैंने एक गैस घोल दिया नाइट्रोजन। ठीक है, तो मैं अलग अलग गैस को घोल रहा हूं। तो आंशिक दाब क्या होता है? आंशिक दाब का मतलब हर गैस का अपना अपना दाब। ठीक, जैसे हम लोग दाब बोलेंगे तो सारे गैस का एक टोटल दाब होगा, कुल प्रेशर, कुल दाब। आंशिक दाब का मतलब ऑक्सीजन का अपना, हीलियम का अपना, नाइट्रोजन का अपना। ठीक है, तो जो आंशिक दाब होगा वो जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा जो गैस आंशिक दाब लगाएगा कहां पे? इस सतह पर, इस द्रव की सतह पर, उतना ज्यादा वो क्या होगा? उतना ज्यादा वो द्रव में विलय होगा। इतना ज्यादा क्या होगा? द्रव में विलय होगा। तो इतना चीज हमें समझना है कि जितना ज्यादा दाब उतना ज्यादा घुलनशीलता या विलेयता। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब इस चीज को बताया था हेनरी ने एक फार्मूले के थ्रू। आइए हम लोग चेक करते हैं हेनरी का फार्मूला क्या है। पहले उन्होंने अपना लॉ भी दिया था, तो लॉ से हम लोग फार्मूला बनाएंगे और वहां से न्यूमेरिकल टॉपिक को हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं हेनरी लॉ की। तो हेनरी का देखिए स्टेटमेंट क्या था। इन्होंने चीजों को थोड़ा सा घुमा दिया, इन्होंने दाब की बात की और इन्होंने मोल अंश ले लिया। आइए चेक करते हैं क्या बोला। तो यहां पे देखिए दिया हुआ है गैस में, ठीक है, द्रवों की विलेयता गैसों के दाब का सीधा अनुपाती होता है। तो यहां पे देख सकते हैं थोड़ा सा ये डिफिनीशन दिया हुआ है, लेकिन इसको आइए इजी वे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अगर मैं इजी वे में बताऊं तो यहां पे क्या बोला हेनरी ने, ठीक है, कि यहां पे अगर मैं बोलूं कि द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर गैस का या गैस द्वारा
या गैस का आंशिक दाब समानुपाती होता है किसके? समानुपाती होता है किसके? गैस के, ठीक है, मोल अंश के, गैस के मोल अंश के, ठीक है। कौन से मोल अंश के? द्रव के अंदर, ठीक। यानी द्रव के अंदर गैस का जितना ज्यादा मोल अंश होगा, या हम लोग ऐसे बोलेंगे कि गैस का, ठीक है, द्रव की सतह पर जितना ज्यादा आंशिक दाब होगा, इसका मतलब है कि उस गैस के जो मोल अंश हैं वो द्रव के अंदर उतना ज्यादा होंगे। एक बार और डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, वही वाला। देखिए चीज वही है जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, चीज वही है, सेम टू सेम है, लेकिन हेनरी ने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा चीजों को घुमा दिया कि अगर मैं यहाँ पे कोई गैस डिसॉल्व कराऊं, ठीक, तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, गैस 1 है और गैस 2 है। तो अगर मैं कोई गैस को यहाँ पे खोलूं तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा, यानी इसका मतलब क्या है, प्रेशर ज्यादा होगा, तो उस गैस के कण द्रव के अंदर ज्यादा होंगे, उस गैस के अणु गैस के अंदर ज्यादा होंगे, यानी अणु ज्यादा है, इसका मतलब उसके मोल अंश ज्यादा है, ठीक है। मोल का मतलब क्या होता है? पार्टिकल, कणों की संख्या, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगा उतना ज्यादा इसके मोल अंश होंगे अंदर द्रव के अंदर। अब मान लेते हैं गैस 2 कम प्रेशर लगा रहा है, इसके मोल क्या होंगे गैस के अंदर? कम होंगे। तो इस चीज को अगर मैं फॉर्मूले से लिखूं तो क्या बन जाएगा? P बराबर KX। ये फॉर्मूला कैसे आया? तो आइए चेक करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला था? द्रव की सतह पर गैस का आंशिक दाब, यानी आंशिक दाब को दिखाते हैं हम लोग किससे? P से। समानुपाती किसके है? गैस के मोल अंश के। कौन से मोल अंश? जो द्रव के अंदर है। कौन से मोल अंश? जो द्रव के क्या है? अंदर है। तो मोल अंश के लिए क्या दिखाते हैं हम लोग? x से दिखाते हैं। अगर मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो यहां एक कांस्टेंट लगेगा KH, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं हम लोग हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक या हेनरी कांस्टेंट। तो ये हमारा हेनरी लॉ है, याद रखना है हमें। इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है, इससे न्यूमेरिकल पूछेगा, इसको करिए नोट। तो ये हम लोगों ने, ये तुम्हारा अलग टॉपिक है। तो यहां तक हम लोगों ने विलेयता की बात कर ली। हम लोगों ने क्या की? विलेयता की बात कर ली। और यहाँ पे गैस की जो द्रव में विलेयता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इसके बहुत सारे क्या है? एप्लीकेशन है। इसके एप्लीकेशन जैसे अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में अगर देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होता है, घुला होता है। तो वो जब घुला होता है तो उसके लिए हमें कंडीशन ध्यान देना है कि हाई प्रेशर पे होता है, दाब ज्यादा होगा, और जो टेम्परेचर होगा हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ढक्कन को खोलते हैं, तो वहां से क्या होते हैं? गैस बबल के फॉर्म में, बबल के रूप में क्या होते हैं? बाहर निकलने लगते हैं। क्योंकि वो हाई प्रेशर पे था, जैसे ही ढक्कन खोले प्रेशर कम हो गया, वो बाहर निकलने लगा। तो कोई भी गैस द्रव के अंदर तभी घुलनशील है जब प्रेशर ज्यादा है और टेम्परेचर कम होता है, ठीक। और इसके एग्जाम्पल को अगर हम लोग बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई पे चला जाए, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग बहुत ऊंचाई पे कोई व्यक्ति गया है, पहाड़ पे एकदम ऊंचाई पे जाके पहुंच गया, तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे ऊंचाई पे जाने पे क्या होगा? ऊंचाई पे पहुंचने पर ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे क्या होती है? कम होने लगती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो शरीर में घुलनशील जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा भी कम होगी, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम होगा तो जो गैस की विलेयता है वो धीरे धीरे कम होगी। इसकी वजह से बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया का मतलब होता है सोचने की क्षमता धीरे धीरे कम होगी, यानी भूलने की बीमारी आने लगती है ज्यादा ऊंचाई पे जाने पर। और ज्यादा अंदर जाएंगे हम लोग हाई प्रेशर में तो गैस की विलेयता बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए गोताखोर पानी के अंदर ज्यादा चल गया तो उसके शरीर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस क्या होते हैं? उसके बॉडी में पानी के थ्रू क्या होते हैं? जाने लगते हैं, जिसके बाद उसके नसों में क्या होता है? गैस भर जाता है, बबल आ जाता है, उसको ऐसे दबाने पर क्या होगा? बबल्स के फॉर्म में वो गैस निकलते हैं। तो ये सारे हमारे एप्लीकेशन है हेनरी लॉ के, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखिए बात करेंगे इसके थोड़े से फॉर्मूले पे। फॉर्मूला हमारा क्या था हेनरी लॉ का? फॉर्मूला था P बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो हमारा देखिए जो KH है वो काफी इंपॉर्टेंट है। KH का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे KH निकालूं, हेनरी कांस्टेंट निकालूं, तो ये हो जाएगा P/X। अब हम लोग देख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन के ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि मोल फ्रैक्शन जब बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो KH की वैल्यू कहीं ना कहीं क्या होगी? घटेगी।
और हमारा मोल फ्रैक्शन अगर, यानी हमारा मोल फ्रैक्शन मतलब मोल अंश अगर घटेगा तो KH की वैल्यू क्या होगी, ये यहां से बढ़ना शुरू करेगी। तो हमारा जो मोल अंश है, जो मोल अंश है वो KH पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है, इसकी व्युत्क्रमानुपाती है। अगर किसी गैस का KH ज्यादा है, KH अगर किसी गैस का ज्यादा दे दिया, इसे मान लेते हैं कोई गैस है उसका KH की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, मान लेते हैं किसी गैस के लिए KH की वैल्यू 100 है, ठीक। तो पूछेगा कि बताइए ये गैस द्रव में घुलनशील है या कम घुलनशील है। तो यहां पे मान लेते हैं किसी गैस का 100 है और किसी गैस का मान लेते हैं 35 है, ठीक। तो अगर यहाँ पे KH एक गैस का 100 और एक का KH है 35, तो हमें घुलनशीलता चेक करनी होगी। तो जब KH यहाँ पे क्या है, इसका ज्यादा है, तो KH अगर ज्यादा है तो इसका जो मोल अंश होगा वो कम होगा, और मोल अंश कम है, हेनरी नावे यही बोला था ना कि मोल अंश अगर कम होगा इसका मतलब प्रेशर कम लग रहा है, प्रेशर कम लग रहा है तो विलेयता कम होगी। तो ये जो ज्यादा होने का मतलब विलेयता यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे विलेयता कम हो गई, विलेयता कम हो गई। और यहाँ पे क्या है, KH की वैल्यू कम है, यानी मोल अंश इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। मोल अंश ज्यादा यानी उसके अणु क्या होंगे, द्रव के अंदर ज्यादा होंगे, प्रेशर ज्यादा लगेगा, इसका मतलब विलेयता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान देके रखना है। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, डायरेक्ट प्रेशर से नहीं, क्योंकि प्रेशर देख के पूछेगा प्रेशर ज्यादा विलेयता ज्यादा, प्रेशर कम विलेयता कम, लेकिन ये क्या करता है, ठीक है, KH के आधार पे क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज हमें ध्यान देके रखना है। तो हम लोगों ने आज बात कर ली, ठीक है, विलेयता की, ठोस द्रव, द्रव द्रव, और हम लोगों ने क्या दिखा, द्रव में गैस की विलेयता, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हेनरी लॉ यहाँ पे है। इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल की बात आगे करेंगे, तो पूरा जब हम लोग टॉपिक पढ़ लेंगे तो इस वीडियो लेक्चर को करते हैं समाप्त, पढ़ाई रखिए जारी। थैंक यू।